कल एडोलेसेंस के नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो भी बन रहे हैं, आधे बन रहे हैं। Now, in which female reproductive organ does the embryo get embedded? तो एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड होता है? इस पर्दे को थोड़ा और इधर कर दो, बंद कर दो। हाँ, इधर से उधर वाले से, ठीक है। यूट्रस में इम्प्लांट होता है ना। सो हाँ बोलो। चलिए ओके, फिर से देखिए। नाउ सो 7th क्वेश्चन देखिए, दैट इज यूट्रस। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? सो मेटामॉर्फोसिस कुछ लोगों ने एड लिखा है, तो लेट अस सी। Developing conversion of larva to लार्वा, adult in this drastic change occurs. डेवलपमेंट ऑफ लार्वा To adult. to adult. Adult leads a lot number of changes या drastic changes. इससे क्या होगा? Drastic changes. It is called metamorphosis. कुछ लोगों को डाउट है फिजन एंड फ्यूजन में, उसमें गलतियां बहुत लोगों ने की हैं। फिजन क्या चीज होगा? जो एमीबा में टूटने को फिजन कहते हैं, और फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमिंग, दोनों में अंतर है। तो कुछ लोगों ने कहीं फिजन लिखा है और कहीं फ्यूजन लिखा है, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि फिजन का मतलब टूटना होता है और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। कभी तुम लोगों ने देखा नहीं, फॉक म्यूजिक और पिच क्लासिकल का फ्यूजन, ऐसा कहीं नहीं होता प्रोग्राम तो फ्यूजन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दोनों मिला के करते हैं। तो फ्यूजन क्या चीज होगी बोलो? फ्यूजन का मतलब है जुड़ना। तो क्या चीज जुड़ती है बताओ? मेल एंड फीमेल गेमीट। जबकि टूटना क्या होता है? फिजन। तो फिजन किस में होगा? ये टूटना। सो दैट इज ब्रेकिंग ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ मदर सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मदर सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो उसको कहेंगे फिजन। आपको मैंने दिए नहीं ना अभी पेन? दे दिए। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी रेयान आपने गलती की है। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? बोलो, आप बताओ अर्पित। So fertilizer that takes place outside the female body. बस इतना ही है,
है ना, fertilization that takes place in this sperm is released outside female body. So दोनों में difference लिखो. It is ninth question, internal fertilization. Fertilization and external fertilization. अच्छा देवव्रत, इन दोनों में से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा एसेक्सुअल? ये फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है गेमीट का मिलना. सो दैट इज नाउ इफ fertilization takes place outside female body, तो फीमेल इनसाइड, इंटरनल है ना, तो इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में. तो इसमें जाइगोट कहाँ बनेगा बताओ? जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड फीमेल बॉडी और इसमें जाइगोट आउटसाइड जाएगा. सो इनसाइड फीमेल बॉडी, इफ फर्टिलाइजेशन takes place outside female body. अच्छा एक और भी अंतर है, आद्या बताएंगी कि ओवा कितने रिलीज होते हैं, क्या नंबर ऑफ ओवा में भी अंतर है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में only one ova is released. Yes, only one ova is released. और सर एक्सटर्नल में many ovums are released. बहुत अच्छी बात कही, मैनी ओवा, और यहाँ ओवम लिखो. एक होता तो ओवम कहते हैं, बहुत होता है मैनी ओवा आर रिलीज्ड. ठीक है, हाँ. सर क्वेश्चन 8 में हमें एग्जांपल दिए. तो क्वेश्चन 8 में मेटामॉर्फोसिस गिव एग्जांपल्स. ये फ्रॉग में होगा, बटरफ्लाई में भी हो सकता है. चलो, और इसका एग्जांपल क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन, काउ, डॉग. ठीक है, ह्यूमन में हो सकता है, काउ में हो सकता है, डॉग में हो सकता है. जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सर इसका फ्रॉग Frog, और फिश होगा. और फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस इतना ही है, अगले चैप्टर में चलो. बाकी ये तो कंप्लीट कर लेते हो ना, क्रॉस वर्ड ये नहीं आता होगा ना? आता है एग्जाम में? नो सर, अच्छा, इसको खुद ट्राई कर लेना. मैं आपको वैसे नाम बता दूं, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या कहते हैं? नंबर 1 दैट इज फर्टिलाइजेशन. के कहीं कुछ बना है? फर्स्ट है, फर्स्ट वाले का आंसर है फर्टिलाइजेशन. अब सेकंड देखो, 6 क्या है? द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन. सो इंटरनल, जो ओविपेरस हैं या जो विविपेरस है अंदर से ले करते हैं, वो सब तो इंटरनली हुआ. अगला देखो, द टर्म यूज फॉर बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द बर्ड. एग्स आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ एग्स होंगे? ये बात सही है, ओवरी. ओके, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. टेस्टिस करो, तो 2 टेस्टिस. अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF सही है. So 3 is IVF. These animals lay eggs. Oviparous animals. And 5 a type of Binary. बाइनरी का शॉर्ट क्या मतलब है? सर मतलब सर जो वन साइड से दूसरे साइड में से डिवाइड होगा. बोलो. सर बाइनरी 2. और एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल. एक सेल कईयों में भी डिवाइड हो सकता है, तब उसे मल्टीपल फिजन. फिजन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक बाइनरी भी हो सकता है और एक मल्टीपल. नाउ लेट अस कम टू द एज ऑफ एडोलेसेंस.
नाउ आपकी फीस सितंबर में आई थी ना बेटा श्रेया? मैं देख रही थी कल तुमने का पूछ रही। नाउ सो एडोलेसेंस मीन्स क्या होता है? That is when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is known as adolescence. जब हमारे अंदर reproductive maturity आने लगती है. What does it mean by reproductive maturity? यानी कि जो मेल हैं वो स्पर्म्स रिलीज करना शुरू करते हैं. बच्चे तो नहीं करते हैं. क्या 2-4 साल का बच्चा स्पर्म रिलीज करेगा? या बहुत छोटी लड़की है तो क्या उसको मेंस्ट्रुएशन होगा? कभी नहीं होगा. तो एक एज है जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगे तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज प्यूबर्टी. देयर आर सम एक्सटर्नल चेंजेस भी आएंगे और इंटरनल भी आएंगे. शुरू में तो जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को धक्का देकर निकल जाते हैं, लेकिन जब बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं देन गर्ल्स गेट कंसर्न टू whom they are meeting. तब धक्का दे के वो लड़के को नहीं निकलेगी. और लड़के भी लड़कियां होंगी तो दूर से ही बात करेंगे, हंसेंगे और कुछ बातें इधर उधर की करेंगे. दे गेट ऑल्सो कंसर्न. तो धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में चेंज आने लगते हैं, नाउ इट इज नोन एज सेक्सुअल मेच्योरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी दिव्यांशी? बोलो. The age on which males start producing sperms and females start producing eggs. देखो ध्यान से सुना को कितनी देर से हम बोल रहे, तुम एक सेंटेंस में बोलना. ठीक है. तो प्यूबर्टी का क्या मतलब है? The age at which, ठीक है, मेल भी बोल सकते हो या बॉय. जब बॉय क्या करने लगे? स्टार्ट रिलीजिंग. मेल लिखना ज्यादा ठीक है क्योंकि वैसे हम लोग ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं. तो बॉय ठीक है. बॉय स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म्स एंड गर्ल्स start releasing eggs. Now puberty is attained in girls at 10 to 12 ages. 10 से 12 साल में उनमें एग रिलीज होने लगेगा. अच्छा, और बॉयज में कब होगी? बिल्कुल सही है. प्यूबर्टी अकर्स भी कर सकते हो या अटेन. ये प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेंगे. अटेन प्यूबर्टी इज अटेन्ड बाय गर्ल्स. अटेन्ड बाय गर्ल्स एट द एज. लड़कियां जल्दी प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती हैं 10 to 12 years एंड बॉय अटेन इट at 12 to 14 years. इसीलिए गर्ल्स ज़्यादा समझदार होती हैं. उनकी इसीलिए लोअर एज भी रखी गई. लड़के देर से समझ पाते हैं. देर से यानी वो 21 ईयर्स तक मैच्योर हो जाते हैं. मेंटली मैच्योरिटी की बात की जा रही है. तो लड़कों की उम्र क्या रखी गई शादी की? 21 ईयर्स. जबकि लड़कियों की क्या रखी गई है? 18 ईयर्स रखी गई है. सो अब ये तो बात हो गई प्यूबर्टी की. तो यही वो एज होती है कि जब हमें एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं. सो व्हाट इज नोन एज एडोलेसेंस. वास्तव में जो टीन एज कही जाती है, टीन एज का मतलब समझते हो? 12 इयर्स. और टीन से 19 यानी आपको 13, 12 नहीं, 13 से लेके 19. तो यही वो एज है जिसमें हमारी बॉडी में एक्सटर्नल फिजिकल चेंज भी आएंगे और साथ ही साथ कैसे हो जाएंगे? दैट इज द इंटरनल स्पर्म या ओवा रिलीज होने लगेगा. ये बात. अगर दो लोग बिल्कुल अगर एक्सटर्नल फिजिकल चेंज की क्या जरूरत है? हम क्या बॉडी में चेंज ना आए? मेल और फीमेल में ना, मेल मस्कुलर हो जाएगा, फीमेल टेंडर हो जाएगी. टेंडर का मतलब है कोमल हो जाएगी. मेल की आवाज़ क्रैक हो जाएगी, यानी कि वो यहाँ से बुलाएगा तो रिक्शा वाला वहाँ आए तो वो सुन लेगा. जबकि फीमेल की आवाज़ मेलोडियस हो जाएगी. ऐसा क्यों होगा? इसी तरीके से हमारे जेनिटल्स या गोनाड पर हेयर आने लग जाएंगे. ऐसा क्यों होगा?
अगर मान लो सब एक जैसे ही हो तो कोई किसी से शादी करेगा, कोई रिप्रोड्यूस करेगा? ये जो कंट्रास्ट है, दिस इज ओनली अट्रैक्ट्स। तो अगर तुम कहो कि बहुत सुंदर कैटरीना कैफ है और इसी तरीके से दिव्या भारती या कोई और ले लो, तो क्या वे आपस में शादी करेंगे? दोनों ही बहुत सुंदर हो, वो 1 रुपए न खर्च करे दिव्या भारती से, करेगी क्या? तो लेकिन फिर भी कंट्रास्ट अट्रैक्ट। और वहीं पर एक बहुत सुंदर, चाहे कोई अमेरिकन गर्ल हो, वो एक काले भुजंग निग्रो से शादी कर लेती कि नहीं? इट इज व्हाट, क्योंकि कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट ऑलवेज, इसलिए हमें एक्सटर्नल चेंजेस आना जरूरी है। तो अगर एक्सटर्नल चेंजेस होंगे तो ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। और ये ऐसे ही सडन एक्सटर्नल चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं, हमें अपने बच्चों को दूध पिलाना है। पहले ये होता था ओवी पेरस होते थे, तो जब चिड़िया अंडे देती थी तो बार बार वो खाना देखने जाए कि बच्चे को देखने जाए, तब तक सांप खा जाता था, तो कोई आकर के कोई और खा जाता था। तो चिड़िया लोगों ने कहा अब हम अंडे नहीं देंगे, बच्चे ही देंगे, और जैसे ही बच्चे पैदा करेंगे वो उछलते कूदते भागेगा। तुमने देखा है गाय का बछड़ा, वो पैदा, हम लोग ज़्यादा नाजुक हैं, अपने बच्चे को झुलाते हैं झुलना में, लेकिन वो गाय और सब में हाथी में चलने लगते हैं, जब बच्चे पैदा होते हुए चलने लगते हैं। तो ओवी पेरस में ज़्यादा सुविधा है कि विवी पेरस में? विवी पेरस में बच्चे फिर उनको प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता, नहीं तो आधे अंडे तो सांप ही खा लेगा। जब से घोंसला बनता है तब से वो ताक लगाए रहता है कि इसमें ये अंडे आएंगे हम खाएं, वो रोज चेक करने आता है। तो कितना खतरा है, बोलो है बात कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग मैमल्स हैं, हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, और जब बच्चे होंगे तो उसी के साथ ही साथ लैक्टेशन भी होगा। लैक्टेशन का मतलब है माँ में दूध उतर जाएगा और फिर वो बच्चों को पिलाने लगते हैं। तो हमारे अंदर फीडिंग सिस्टम भी है, और ऐसा नहीं है हम लोग मेढक की तरह की लार्वा बना के छोड़ दिया, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अभी तो लार्वा है, आधे तो दूसरे फिश ही खा जाते हैं, होता है कि नहीं? तो इस तरीके से एडोलेसेंस के अपने मीनिंग हैं। और तुम लोगों ने कभी स्मशान घाट में देखा है जहाँ पर क्या होता है, बुरियल होता है, एक दफन होता है और साथ में एक ऐसी जगह होती है जहाँ जलाए जाते हैं शव। तुम देखे होगे कि जब मेल जलता है तो वहाँ पर उसकी सबसे देर में छाती जलती है, दैट इज चेस्ट, ये लोहे की तरह होता है। और जब फीमेल जलाई जाती है तो सबसे देर में उसके थाइस जलते हैं, क्योंकि उसको 4.5 किलो का वजन अपनी ओवरी में एक बच्चे को कैरी करना होता है 4 महीने तक। मजाक बात नहीं, अगर मैं आपसे 1 किलो आलू कहूँ 1 घंटे लेके चलो तो भैया हम तो थक गए 1 किलो आलू, और वो माँ 4.5 किलो वजन लेके 3-3 महीने चल रही है। सोचो उसके बारे में, है बात कि नहीं? तो और उसको बियरिंग करने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत थाइस। तो फीमेल में सबसे स्ट्रांग क्या होगा? थाइस। और मेल में क्या होगा? चेस्ट, क्योंकि वर्किंग या किसी भी तरीके से स्टेमिना होनी चाहिए वर्क, ठीक है कि नहीं? तो दोनों की बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि जब प्यूबर्टी होती है देन व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन बॉयज एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स। और ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब से शुरू होता है शौर्य? क्या ये प्यूबर्टी से पहले या बाद में? अच्छा, ओव्यूलेशन पहले होगा कि मेंस्ट्रुएशन? सर पहले सर ओव्यूलेशन। बहुत अच्छा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर अगर वो जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो अंदर लाइनिंग बनी है ब्लड की, जो हमने बताया था ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, वो फिर क्रैक हो जाएगी और अल्टीमेटली ब्लड और म्यूकस क्या हो जाएगा? इट इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी। हर महीने लाइनिंग बनती है और हर महीने वो बिगड़ती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? दैट इज मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है कि नहीं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट अस कम टू व्हाट इज द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में समझो। एडोलेसेंस दैट इज किशोरावस्था। एडोलेसेंस का क्या मतलब होता है? ऐसा हिंदी में भी कई बार पढ़े होंगे, किशोरावस्था। एक बाल्यावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है, फिर उसके बाद वयस्क हो जाते हैं ना। तो एडोलेसेंस begins around the age of 11 and lasts up to 18 to 19 years of age. So that means the period of life when boy undergoes changes leading to reproductive maturity, body undergoes. So when body undergoes changes, body
अंडरगोस चेंजेस। क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो बहुत छोटा बच्चा होगा उसमें टेस्टीज उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी वो टेस्टीज बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो हम देखेंगे कि क्यों बाहर आ जाते हैं और 3 डिग्री टेम्परेचर उनका कम क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर 3 डिग्री जैसे चाहिए। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। When body undergoes changes to acquire reproductive maturity, कौन सी मेच्योरिटी पाने के लिए? To leading to reproductive maturity, leading to reproductive maturity, तो फिर उसे क्या कहेंगे? It is called एडोलेसेंस। और ये कब होगा? एडोलेसेंस। अब इसमें देखो ये लिखा है इट अकर्स फ्रॉम एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 and 19 years. So it is 11 to 19 years से ये किशोरावस्था कही जाती है। So अब यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में सडन चेंजेस होंगे तो क्या होते हैं बच्चे खुद ही अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस से चकित रह जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। और कई बार उनके बिहेवियर में भी चेंज पाया जाता है, अपने माँ बाप के प्रति बिहेवियर में वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं क्योंकि आगे चल के उनको फैमिली लीड करनी है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स कहते हैं लाओ हम तुमको खिला दें, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं मुंह में खाना मत डालो हम खुद खा लेंगे। सो देयर आर द सर्टेन चेंजेस, हम देखते हैं कि नहीं, और कई चीज़ें में कहते हैं हम ये खुद कर लेंगे खुद कर लेंगे। सो दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो वी सी दैट एट सर्टेन टाइम दे आल्सो क्लैशेस विद देयर पेरेंट्स, नो आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ऐसे करते हैं कि नहीं। सो दे दीज सडन चेंजेस, क्या ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं ये प्रोटीन की वजह से होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं? हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं तो ये बताइए कि ओवरी में कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टीज में कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो टेस्टीज में प्रोड्यूस होते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अब यहाँ पर देखिए कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस तो व्हाट एवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जरा ये देखें। सो इट इज हार्मोनल चेंज। ये कैसा होगा बताइए? हार्मोनल चेंज। नाउ हार्मोन्स भी एक तरीके की प्रोटीन ही है जो हमें डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं। प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक एंजाइमल प्रोटीन और एक हार्मोनल प्रोटीन। पहले ये पहले ये देखो कि प्रोटीन हमको ग्रोथ देता है और प्रोटीन किस में पाया जाता है बताओ? क्या प्रोटीन जो होता है लेंटिसेल्स या ये दालों में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है कि नहीं? और ये 3 तरीके का होगा। एक क्या होगा बताइए? स्ट्रक्चरल। और दूसरा क्या होगा? दैट इज एंजाइमल। और तीसरा क्या होगा? हार्मोन्स। 3 तरीके। देख लो, जब तुम खाना खाते हो तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन तुम्हारे खाने को पचाता है? दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? कई बार जब ओल्ड एज हो जाती है तो फिर कुछ लोग इनो पीते हैं, तो क्या पीते हैं क्योंकि उनमें अब एंजाइम्स नहीं निकल रहे हैं। तो एंजाइम्स का क्या काम है बताइए? बोलो। टू डाइजेस्ट फूड, टू डाइजेस्ट फूड। अच्छा, तुम्हारा चेहरा और जस्मिता का चेहरा अलग अलग क्यों है? ये स्ट्रक्चर की वजह से। ये किस प्रोटीन की वजह से? कल तुमको बताया था कि डीएनए हमारे अंदर स्ट्रक्चरल चेंज, ऐसा हमने पिछली क्लास बताया था कि नहीं, कि डीएनए में कोड होता है कि प्रोटीन बना है और प्रोटीन से ही हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ईंट ईंट से घर बनता है तो वैसे ही डीएनए प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन से हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। अगर किसी का डीएनए मिल जाए तो तुम जान सकते हो कंप्यूटर में डाल के कि जस्मिता का डीएनए है या फिर दिव्यांशी का। बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाए, इसमें भी डीएनए जो केराटिन है, तो समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से क्या होता है? हमारा शेप बॉडी का डिसाइड होता है, तो ये शेप। फिर हार्मोनल से क्या होता है? गाइडेड ग्रोथ या डायरेक्शनल ग्रोथ। ऐसा नहीं हुआ है, देख लो
बिल्कुल देखो मेरे दोनों हाथ है कि ये लंबा हो गया है, ये छोटा तो नहीं है। एवरीथिंग इज बिल्कुल सिमेट्रिक। अगर यहाँ से कट कर दो तो जो हिस्सा इधर का है उतना ही इधर का वैसे ही मिलेगा। तो हमें डायरेक्शनल ग्रोथ कौन दे रहा है बताओ? हार्मोन्स। हार्मोन हमें डायरेक्शनल ग्रोथ दे रहे हैं। इवन अगर मान लीजिए जो गर्ल्स में पूरी तरीके से मेच्योरिटी हो, वो टेंडरनेस हो, सब कुछ हो, चेहरे पे कोई बाल भी ना हो, तो वो गर्ल अपने ग्रुप की लीडर मानी जाती है। और जो बॉय मैस्कुलिन हो, खूब उसके बाइसेप ट्राइसेप हो, सिक्स पैक लगाए हुए हो, तो वो अपने ग्रुप का लीडर चहका चहका फिरेगा। तो और जिसमें हार्मोनल गड़बड़ी हो गई, जरा से कुछ नहीं, यहाँ बाल उगाया या दाढ़ी उगाई लड़की के, तो परेशान। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस में 2-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। इवन ट्रांसजेंडर में क्या होता है बताओ? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ही तो होते हैं, जिससे उनमें क्या होता है कि कितना भी वो पैसा खर्च कर दें, अल्टीमेटली उनको भीख ही मांगनी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी कल्चर्ड और एजुकेटेड नहीं है कि वो उनको स्वीकार कर सके। हमें ऐसा होना चाहिए, बट हम ऐसे नहीं हैं। तो आप समझ गए हार्मोन्स हमें क्या देता है? एक लड़के को अच्छा लड़का बनाता है और एक लड़की को अच्छी लड़की बनाता है। और जो बहुत अच्छा बन गया वो सलमान खान और कैटरीना कैफ, बहुत अच्छा बन गया सलमान खान। सब सलमान जैसे बनना चाहते। क्यों बनना चाहते? क्योंकि हार्मोनल ग्रोथ हमें क्या देता है बताइए? इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ। तो अभी मैंने बताया एडोलेसेंस में किसका काम है? इट इज द हार्मोन्स। सो ड्यूरिंग डायरेक्शनल ग्रोथ, नाउ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में क्या होगा? जो टेस्टीज है, टेस्टीज इन मेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेंगी? प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। ठीक है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्ट, वो तो अलग बात है। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बताओ देवव्रत, इसका क्या काम है? For producing sperm. सिर्फ यही काम नहीं है, एंड आल्सो ब्रिंग एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस। तो यही तो तुमको इतना मस्कुलिन बना रहा है, जिससे ये सारे लड़के डर रहे हैं। सो इट ब्रिंग्स एक्सटर्नल, ये जो तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ है, इसको कौन बना रहा है? सो इट ब्रिंग्स एक्सटर्नल चेंजेस। 2 काम करता है ये, एक्सटर्नल चेंज भी लाएगा एंड आल्सो helps in releasing sperms and also helps। ये कब बनना शुरू होगा बॉयज में? हाँ, in releasing sperms। So changes at the time of puberty in boys, लिखो changes at the time of puberty in boys। So पहली बात कि जो टेस्टीज है, they start producing sperms। Testes starts producing sperms। Second देखिए, that is body becomes masculine, muscular हो जाती है। और तीसरा that is mustache, मूछें आने लगती हैं और बियर्ड भी आने लगती है। Starts coming। Now that is जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स का मतलब क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट्स एनलार्जिंग, वो बड़े होने लगते हैं। स्टार्ट्स
एनलार्जिंग, टेस्टिस भी और पीनस भी। और इसके अलावा वॉइस स्टार्ट्स बिकमिंग क्रैकिंग, आवाज में छोटा बच्चा हो ना, वो उसकी आवाज तुम पता नहीं लगा सकते लड़का की है या लड़की की है। बिल्कुल सब बच्चे बहुत अच्छी आवाज में मीठी मीठी आवाज में बात करते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी तो आवाज में क्या हो जाएगा, तो द वॉइस क्रैक्स या बिकम्स, वॉइस डीपेंस, वॉइस क्रैक्स। अच्छा, सो दैट इज बॉडी हेयर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, पूरी बॉडी में भी हेयर आएंगे। सो बॉडी हेयर starts producing now. So ये चेंजेस बाद में आने लगेंगे जो पता करते हैं कि उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है। ओके, नाउ ऐसा भी होता है जब प्यूबर्टी होती है तो शुरू में तुम देखोगे 8th तक, 9th की 8 की लड़कियां लंबी होंगी, तो शुरू में गर्ल्स जल्दी बढ़ती हैं और बाद में बॉयज जल्दी। जब बाद में होता है 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद किसकी हाइट जल्दी बढ़ती है, और शुरू में गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है। नाउ अब ये देखो, इसके लिए तुम्हारी बुक में चार्ट दिया हुआ है। लेट अस सी द चार्ट। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि एज ऑफ 8 में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, दैट इज 72%, एंड द गर्ल्स हियर इट हैज बीन गिवन कि, और 9th तक कुछ बच्चे अपनी फुल हाइट ले लेते हैं, लेकिन 9th तक 81% गर्ल्स अपनी हाइट ले लेती हैं। जैसे जैसे 18 तक है तो दोनों अपनी फुल हाइट ले लेंगे। तो आप धीरे धीरे देखें तो इसमें कौन पहले अपनी फुल हाइट अटेन कर रहा है, तो गर्ल्स अपनी फुल हाइट करीब बहुत पहले 17 में ही कर ले रही हैं, जबकि ये है। और शुरू में देखो तो किसकी फुल हाइट का परसेंटेज ज़्यादा है, शुरू में गर्ल्स तेजी से बढ़ रही हैं और लास्ट में गर्ल्स ने अपनी फुल हाइट अटेन कर ली, वो उन्हीं का ही परसेंटेज ज़्यादा है ना, हमेशा गर्ल्स का ही ज़्यादा है। तो वो अपनी हाइट शुरू की प्यूबर्टी की एज में अटेन कर लेती हैं। अब बॉयज लेट प्यूबर्टी में अपनी हाइट अटेन, बॉयज बाद में बढ़ते हैं तेजी से, बात समझ में आएगी नहीं, और गर्ल्स पहले बढ़ जाएंगे ना। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला भी दिया है कि कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, उसके लिए प्रेजेंट हाइट एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या लिखा है कि a boy is 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of growth period, he is likely to be. तो अगर मान लो 9 years का है, अब बॉयज का क्या परसेंटेज है बताओ 9 years में? 9 years और 75%। तो अब जरा देखो, इसी से तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बॉय अभी 9 years का है और हमें फुल हाइट का परसेंटेज, सो फुल हाइट का फार्मूला बताओ। Present height upon percentage of full height at this age into 100. अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इनटू 100। तो अभी उसको फुल हाइट नहीं पता है, लेकिन 9th में है बच्चा, मान लो 9th में शौर्य 120 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, अभी तो खैर 8th में। अब क्वेश्चन 9 years old, 9 years अभी तो ये बहुत बड़े, कितने एज के हो? 13। चलो कोई बात नहीं, कभी ये जैसे कोई 9 years का बच्चा हो, 4th 5th में पढ़ने वाला नहीं, तो 9 years का हो तो प्रेजेंट हाइट उसकी कितनी दी है बताओ? 120। और 9 years के बच्चे ने अपनी 75% हाइट क्या अटेन कर ली है, तो उसने 75% अटेन कर लिया, उसको कितनी हाइट मिलना और बाकी है? 25% और मिल जाएगी उसको। जो अभी 9 साल का बच्चा है वो अपनी पूरी हाइट का कितने परसेंट बन चुका है?
75। अब 25% उसे और हाइट मिलनी है, यही तो बात है कि नहीं? और जबकि 9 इयर्स की लड़की ने अपनी टोटल हाइट का कितना परसेंटेज गेन कर लिया? 81%। अब 19% और उसकी हाइट बढ़ गई। समझ में आ गई बात? तो यहाँ लिखो 100, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि उसकी फुल हाइट क्या होगी? दैट इज, दोनों को कट करो, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 103 से इसको कट करो तो 3 4 जा 12, तो 160 सेंटीमीटर का वो उसकी फुल हाइट होगी। जब वो एडल्ट बनेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? 160 सेंटीमीटर। नाउ डिफाइन adolescence, puberty, ठीक है? That is what is the hormone released in boy and what are the changes occurs in boys during puberty? What is the hormone released in boy and what are the changes that occurs in boys during puberty? सर जैसे मेल हार्मोन होता है सर, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाँ? सर जो मेल हार्मोन है उसकी प्रोनाउंसिएशन टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है? A boy of 9 years, a boy of 9 years is 120 centimeter tall, 120 centimeter tall. Find his full height. उसकी फुल हाइट बताओ जब वो एडल्ट होगा. When it will be adult. इसके लिए आपको यहाँ परसेंटेज दिए, ये टेबल बनी रहेगी, इसी के बेसिस पर बनाना है. और आपको ये भी दे दिया जा रहा है, इसमें आपको बस फीड करना है, फार्मूला भी रहेगा अभी के लिए. अच्छा ये हटा दें आप. इसी का ओके. यानी 50 के 15 को दे देना अपना. तो वो हार्मोन का नाम लिखना, बाकी 6